अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार के ऊपर ना सिर्फ बरहम हो गए हैं बल्कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर जो इसहाक़ डार साहब हैं उनको खरी खरी सुना दी हैं, बल्कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है कि इसहाक़ डार की वजह से मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से अदा नहीं कर सका। और इसके साथ साथ उन्होंने एक अहम इंकशाफ भी किया है और वो इंकशाफ भी इसहाक़ डार से मुतल्लिक है। और उनका ये कहना है कि इसहाक़ डार साहब ने चार्ज संभालने के बाद उन्होंने इसहाक़ डार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मतलब यही था कि जनाब यकतरफा तौर पर IMF से इजाज़त लिए बगैर ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर आयद होती है, वो यकतरफा तौर पर कम कर दी गई है, जिसके बाद अब IMF के साथ जो मुआहदा है हुकूमत का वो एक मरतबा फिर ख़तरे में आ गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से इसहाक़ डार साहब को टारगेट क्यों बनाया गया और ये जो इसहाक़ डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के दरमियान ये जो टग ऑफ वार है या ये जो रस्साकशी थी, ये रस्साकशी की आखिरकार वजूहात क्या थी। और इस सूरत हाल में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद और मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से दो ऐलान ना किए जाते। एक ऐलान जिस तरीके से उन्होंने इसहाक़ डार साहब के साथ खुली जंग का ऐलान किया है वो ना होता, और इसके साथ साथ अब वो इस बात का ऐलान ना करते कि अब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहूँगा और ना ही वफाकी हुकूमत के अंदर कोई ओहदा कबूल करूँगा। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ फासला इख्तियार करने का वाज़े और दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है, और इसके क्या असरात होंगे इस पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा इमरान खान साहब के कल होने वाले टेक्सला में जलसे पर, क्योंकि इमरान खान साहब का जो जलसा था हर मरतबा की तरह इस मरतबा भी जो माहौल बनाया गया था वो ये था कि इमरान खान साहब आज जलसे के अंदर कोई ऐसी बात करेंगे जिससे तहलका मच जाएगा और शायद वो फाइनल कॉल देंगे, लेकिन वो फाइनल कॉल तो उन्होंने नहीं दी। अलबत्ता उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा था कि तैयारी करो। अब पता नहीं तैयारी करा के लोगों को दंड बैठका कढ़ा कर उन्होंने की करना है, मुझे इस बात की कोई यकीनी तौर पर समझ नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि रवायती अंदाज से बरअक्स इस मरतबा जो इमरान खान साहब का टारगेट था वो कोई और नहीं था बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा ही थी, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जलसे में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और ख़ास तौर पर मरीम साहिबा की जो ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ अपने जो दामाद हैं उनकी जो मशीनरी की इंपोर्ट के हवाले से जो बातचीत कर रही थी, ना सिर्फ उसका हवाला दिया बल्कि उस सारे के सारे मामले को बिल्कुल उलट रंग भी दे दिया। और उन्होंने मरियम साहिबा पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि मरियम साहिबा इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब से वो जो ज़र तलाफ़ी है वो हासिल करना चाहती थी कि जनाब मुझे 70-80 करोड़ रुपए का मेरे दामाद को नुकसान हो गया, ये नुकसान आपने भरना है, ये इस नुकसान हमने नहीं भरना। और उस ऑडियो के अंदर वो यकीनी तौर पर आप सब ने सुन ली होगी, उसके अंदर तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई। यानी इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर पब्लिक फोरम पर खड़े होकर लोगों के सामने एक मरतबा फिर झूठ बोला और ख़ुद ये दावा करते हैं कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। भाई सच आपकी ज़ुबान से निकलता ही नहीं, आपकी ज़ुबान से तो झूठ के अलावा कोई बात नहीं निकलती। ये बात किस जगह पे की है मरियम साहबा ने कि जनाब मेरा ये नुकसान पूरा करो, मेरे दामाद का 70-80 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया? ये तो मरियम साहबा ने किसी भी जगह पर बात नहीं की, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो होने वाली गुफ्तगू है उस गुफ्तगू में जो तौकीर शाह साहब थे जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो ये प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे हैं कि यार हमने जो कवायद हैं उनके खिलाफ हमने कोई बात नहीं करनी और आप इस बात को छोड़ें, मरियम से मैं खुद बात कर लूँगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कानून बन गया है, जो अभी तक एक स्टेट पॉलिसी है कि इंडिया के साथ कोई तिजारत नहीं होगी, उसी स्टेट पॉलिसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होने का ऐलान किया। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जनाब मरियम ने ये सारा काम करने का मकसद ये था कि वो सौदेबाजी करना चाह रही थी, वो कश्मीर का सौदा कर रही थी। ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू है जो उनकी तरफ से की गई है। और मसला क्या है? मसला ये है बुनियादी तौर पर मरियम साहिबा को टारगेट करने का कि मरियम साहिबा ने इस मरतबा दोबारा मंजर आम पर आकर इमरान खान साहब के बयानिए को और इमरान खान साहब के तरीक़े सियासत को एक मरतबा फिर हैमर करना शुरू किया है। क्योंकि जब जब मरियम साहिबा पॉलिटिक्स के अंदर एंटर होती हैं, जब जब वो पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होती हैं, जब वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए को लेकर सामने आती हैं, तो इमरान खान साहब को जिस शख्सियत से सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक हो जाता है वो मरियम साहिबा ही होती हैं। लिहाजा वो मरियम साहिबा को टारगेट
टारगेट करने की भरपूर तरीके से ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि झूठ सच जो कुछ भी है उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ती इमरान खान साहब को कि क्या सच है क्या झूठ है। उन्होंने तो हर एक चीज़ को मिक्स करके एक मुतंजन सा बना देना होता है और वो मुतंजन लोगों के आगे रख देना और लोग अंधाधुंध उसके ऊपर टूट जाते हैं। जो अहले यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बारे में किसी तरह का गौर व फिक्र करने से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि इस कैफियत से फैसल वड़ाई साहब जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनका एक वीलॉग याद आया जो उन्होंने अभी कल ही किया है। वो वीलॉग है जर्मन हिटलर की जो अहले यूथ थी उनके हवाले से और वो डीनाज़िफिकेशन के हवाले से था। और उसके अंदर वो बताते हैं कि हिटलर ने भी अपने ज़माने में अपनी एक यूथ फोर्स बनाई हुई थी और उस यूथ फोर्स को वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट भी करते थे और ये कोशिश करते थे कि जनाब ये जो मेरी यूथ है उसके अंदर ये जो जज्बात जो वो पैदा करना चाहते हैं वो जज्बात उनके अंदर मौजूद रहें। वो ये समझें कि जर्मन एक बहुत ही ताकतवर कौम है, जर्मन का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो बराह रास्त आसमान से उतरे थे और उनका किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हत्ता कि वो यहाँ तक चले गए थे कि वो शजरा नसब देखने के बाद कि ये प्योर जर्मन है या नहीं है, अगर प्योर जर्मन होता था तो उसकी शादी की इजाज़त देते थे। जो जहाँ पर आके कोई थोड़ा सा वो उनको ये पता चलता था कि ये जर्मन की दूसरी तीसरी नस्ल पहले किसी ने किसी और कौमियत के साथ शादी की है तो वो उनको उसमें से डिस्कार्ड कर दिया करते थे। और असल में ये जो बताया फैसल वड़ाई साहब ने अपने वीलॉग में वो बात बड़ी ज़्यादा मौसर है। मौसर इस वजह से है कि हिटलर ने जब अपने आप को गोली मारी खुदकुशी की और जर्मनी जंग हार गया तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग थे जो हिटलर वायरस का शिकार हो चुके हुए थे, जिनके ज़हन में ये बात बैठ चुकी थी कि जो हिटलर कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है और दुनिया में अगर आपने अपना वजूद को बरकरार रखना है तो फिर आपके लिए ये जंगी जज्बात को अपने अंदर मौजूद रखना और उन जंगी जज्बात को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिहाजा इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि लोगों के ज़हनों के अंदर से ये तमाम चीज़ों को बाहर निकाला जाए और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के ऊपर आमादा किया जाए। बड़े एक तवील प्रोसेस के ज़रिए ये जो डीनाज़िफिकेशन है इसके अमल को मुकम्मल किया गया और उसके बाद फिर वो जो लोग इसमें से गुजरते गए, इस छन्नी से गुजरते गए, वो एक मामूल की ज़िंदगी गुजारते रहे। आप ये वीलॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे मुझे इस बात की तरफ ये जो मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं इसकी वजह ये ज़रूर पे आई कि कल को जब ये जिस तरीके से ये अहले यूथ हैं जो हर एक बात को दुरुस्त समझ लेते हैं बजाय इसके कि उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई तहकीकात की जाए या सच और झूठ का नतारा किया जाए किसी भी तरीके से, ये देख लिया जाए कि लीडर जो कह रहा है वो दुरुस्त है या गलत है, लीडर की बात के अंदर कितनी सदाकत है कितना झूठ है, इसका तो किसी न किसी तरीके से तयन किया जा सकता है। लेकिन अगर लीडर जो भी बात कह रहा है वो अगर ये कह रहा है कि मेरे दौर के अंदर 55 रुपए किलो आटा नहीं कह रहा कि वो ये कह रहा है कि 55 किलो आटा बिक रहा है तो वो उस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ जी ये जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनके जहन मटर के दाने के बराबर हो चुके हैं जो किसी भी चीज़ को सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते। और खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की अल्लाह ताला ज़िंदगी करे, लेकिन ज़िंदगी और मौत दोनों का जो ताल्लुक़ है वो एक दूसरे के साथ है। ज़िंदगी का इख्तिताम यकीनी तौर पर मौत के ऊपर ही होता है और अगर ये वक्त आगे गुजर जाए तो उसके बाद ये जो एक पूरी की पूरी नस्ल है नौजवानों की जो अब तैयार हो रही है, इनके ज़हनों से ये तमाम ये जो नज़रियात भरे जा रहे हैं, हकीकी आज़ादी, हकीकी तब्दीली, हकीकी इनकलाब, ये जज्बात को कौन निकालेगा? ये जो नफ़रत उनके ज़हनों में भरी जा चुकी है इस नफ़रत को कौन निकालेगा? ये जो उनके दिमाग के अंदर इस बात को जो पुख्ता कर दिया गया है कि इमरान खान वाहिद ईमानदार है इस दुनिया में, बाकी सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, इसको कौन निकालेगा? और इसकी ये जो डी इमरानाइजेशन है अब वो कैसे की जाएगी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मरला होगा, क्योंकि अगर हमने एक मुतवाज़न मुल्क कायम करना है, एक ऐसा मुल्क कायम करना है जहाँ पर आप कोई इख्तलाफी नज़रिया सुन सकें या इख्तलाफी नज़रिए के ऊपर बात कर सकें या इख्तलाफ को कम से कम जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए जहन के अंदर इस बात की गुंजाइश होना ज़रूरी है कि यार मुखालफाना दलील को भी हमने किसी न किसी सूरत कबूल करना है। और अगर हम मुखालफाना दलील को कबूल ही नहीं करेंगे और हम अपनी ही बात के ऊपर डटे रहेंगे तो इसको एक मुतवाज़न ज़हनीत के हामिल मुआशरे की
जो वो नहीं कहा जा सकता, और ना ही इसे एक मुतवाज़न माशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुतवाज़न माशरे की तश्कील होती है मुकालमे पर और दलील के ऊपर। जहाँ पर जिसकी दलील दुरुस्त साबित हो उसकी बात को तस्लीम किया जाता है। लेकिन जहाँ पर हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि नवाज शरीफ साहब एक फरिश्ता हैं, इमरान खान साहब उससे बड़े फरिश्ता हैं, और दोनों फरिश्तों से किसी तरह की कोई गलती नहीं हो सकती, कोई ख़ता नहीं हो सकती, ये सब ख़ताओं से मुबर्रा हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना मुकालमा हो सकता है, ना ही दलील हो सकती है। और दलील से आरी, मुकालमे से आरी मुआशरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ फसाद होता है। और अगर हम देखें तो हम इसी फसाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब अगर हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं और हकीकी आज़ादी के लिए इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, तो वो इनकलाब आपका ख्याल है कि सिर्फ ट्विटर के ज़रिए आएगा? या अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि हमें इनकलाब की ज़ंजीरों को उतारना नहीं है, ये जो गुलामी की ज़ंजीरें हैं इनको हमें तोड़ना है, तो ताकत के बगैर गुलामी की ज़ंजीर टूटती है? क्या किसी जमहूरी माशरे में ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए जो तब्दीली आएगी उसको पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? यकीनी तौर पर नहीं। जहाँ जहाँ पर ताकत इस्तेमाल की जाती है, जहाँ जहाँ पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके नतीजे में जो मुआशरा तश्कील पाता है वो फस्तायत से भरपूर माशरा होता है। वहाँ पर ताकत की ज़ुबान बोली जाती है, ताकत की ज़ुबान समझी जाती है, और ताकत के असूल ही पर वो रियासत अमल पैरा होती है, वो मुआशरा अमल पैरा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ 24 घंटे के दौरान होने वाले वाक़यात को देख लें कि इमरान खान साहब के सिर्फ एक वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए जो एक कानूनी अमल था, लेकिन उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हिजान बर्पा कर दिया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहुंचो, निकलो बाहर, लिबर्टी चौक निकलो, बनी गाला पहुंचो, कराची की सड़कों पर निकलो, कोयटा की सड़कों पर निकलो, पेशावर की सड़कों पर निकलो। हालांकि किसी तरफ से इस बात का ऐलान तक नहीं किया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। इस्लामाबाद पुलिस पीटती रह गई, ट्विटर के ऊपर पैगामात देती रह गई कि जनाब हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, हमारा तो ये नोटिस है और ये वारंट जारी करने का मतलब ये है कि भाई आप मुतल्लिका अदालत के अंदर पेश हो और अपने लिए अपनी जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कराएं। लेकिन एक ऐसा हिजान बर्पा कर दिया गया, पैगामात पर पैगामात आना शुरू हो गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस किया तो इस्लामाबाद को सब जेल बना देंगे। तो क्या ये सूरत हाल किसी मुहज़्ज़ब माशरे में होती है या किसी मुतवाज़न माशरे में होती है? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं होता, यकीनी तौर पर ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हम इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ के पैमाने सबके लिए बराबर होने चाहिए, इंसाफ का तराजू किसी एक के हक़ में झुकना नहीं चाहिए। अगर हम मुतवाज़न माशरे की बात करते हैं तो इसके अंदर मुकालमा भी होना चाहिए, इसके अंदर दलील भी होनी चाहिए, इसके अंदर बहस भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम तमाम लोग अपने अपने जो माइंड सेट है उसके कैदी हो जाएंगे, तो फिर हमें भी डी इमरानाइजेशन, डी नवाज शरीफ और डी आसिफ अली जरदारीआइजेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके बगैर यहाँ पर वो मुआशरा तश्कील नहीं पा सकता जिसको हम मुतवाज़न माशरा कह सकते हैं। अगर आप इमरान खान साहब की तकारीर उठा के देखें, जिस तरीके से मैंने आपके सामने सिर्फ मरियम साहिबा की एक मिसाल रखी है, मरियम साहिबा को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है कि वो इमरान खान के बयानिए के ऊपर जो है वो हिट कर रही हैं, और इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज ही एक ऐसी आवाज़ है जिस पर कोई वज़न दिया जाता है, जिसकी बात को कोई सुना जाता है। लिहाजा जो झूठ बोलना है वो बोल दिया जाए, और वो जो सामने खड़े हैं वो तालियां बजा रहे हैं, और यही हाल दूसरी फरीक की तरफ से भी होता है। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर हमें फूंक फूंक का कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान साहब वाक़तन अगर मार्च लेकर निकल आते हैं, अगर वाकई अपने एजेंडे पर अमल दरामद करते हैं, तो मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि उनकी ये जो हकीकी आज़ादी का मार्च है ये हकीकी फसाद की बुनियाद बनेगा, और वो फसाद पाकिस्तान को खुदा न खास्ता किसी ऐसे खौफनाक जो मंज़र है उसके सामने आ जाएगा जिससे फिर पीछे हटने का कोई जो रास्ता है वो हमें सुझाई नहीं देगा। ये सोचने का मुकाम है। इसी तरीके से ये जो सियासी रस्साकशी है और ख़ास तौर पर इक़्तिदार की रस्साकशी है, ये भी
जो मुआशरे हैं उनको कमज़ोर करने का सबब बनती है। जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपको बताया कि मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इसहाक डार साहब मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना हैं, दोनों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब इस इक़्तिदार की रस्साकशी के अंदर सिर्फ इस वजह से कि कुर्सी उनसे छीन ली गई है या उस कुर्सी से उनको हटा दिया गया है, वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि ये जो IMF के साथ मैंने डील की थी उस डील को सबूताज किया जाए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि ओहदा संभाला तो 2 हफ्ते बाद ही इसहाक डार की वापसी की खबर आ गई। यानी जैसे ही मैंने ओहदा संभाला मेरे सर पर इसहाक डार की तलवार लटकना शुरू हो गई, और सीधी सी बात है अगर इसहाक डार की वापसी होगी तो वो हुकूमत में ही आएंगे, वो काबीना में ही आएंगे, और जब काबीना में आएंगे तो इसका मतलब यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी होगी। फिर वो ये कहते हैं कि मैं खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझता था और ओहदे से हटने से कुछ रोज़ पहले मैंने ये कह दिया था कि हुकूमत वक्त पूरा करेगी, मुझे अपना पता नहीं कि मैं आखिरी दिन तक हुकूमत के साथ रहूँगा या नहीं। और काबीना के अरकान ने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मैंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं सच्चा साबित हो गया हूँ। IMF ने कहा, जब IMF के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि IMF ने कहा कि किस्त मिलने के बाद आप पेट्रोल पर लेवी नहीं लगाएंगे। मैंने IMF को यकीन दिलाया कि पेट्रोल पर लेवी लगाऊंगा। 3 माह में पेट्रोल पर 10-10 और डीज़ल पर 5-5 रुपये लेवी लगाई। इस महीने हुकूमत ने फिर लेवी नहीं बढ़ाई, जो बढ़ाने का उनके साथ मुआहदा था, और 30 रुपये से बढ़ाकर इसको करना था 50 रुपये। इस वक्त जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे उस वक्त तक ये जो लेवी थी इसकी जो मालियत थी वो 37 रुपये तक चली गई थी, और इस मरतबा जब पेट्रोलियम प्राइसेस को कम किया गया है तो इसहाक डार साहब ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी 5 रुपये की कमी कर दी है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त डेवलपमेंट लेवी जो वसूल की जा रही है वो 32 रुपये है। वो ये कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब कि इस महीने फिर नहीं बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि IMF से पूछो क्या हम पेट्रोल की कीमत 3 माह के लिए बरकरार रख सकते हैं। मैंने जवाब दिया कि मैं मर कर भी नहीं पूछूंगा। IMF की MD से पूछा गया कि क्या टैक्स बरकरार रख सकते हैं, उसका जवाब आया कि नहीं। इस पर हुकूमत ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर लिया, अल्लाह खैर करे। ये वो बातें हैं जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने की हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा मेरी नज़र में ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो वजारत छोड़ने के बाद जो उनकी पहली स्टेटमेंट आई थी उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि जनाब मैं हुकूमत में अब नहीं हूँ, मैं हुकूमत के अंदर कोई ओहदा नहीं लूँगा, क्योंकि उनको पेशकश की गई थी कि अब ये निजकारी कमीशन टाइप कोई वजारत ले लो। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने नहीं लेनी, मैं अब जो है ना वो आराम करूँगा। कराची के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ ढाबों के नाम, मुख्तलिफ होटल्स के नाम बताए थे कि फ़लाँ निहारी हाउस पे जाऊँगा, वहाँ पे निहारी खाऊँगा, इस किस्म की उन्होंने बातें की। अब ये जो इशारा किया है उन्होंने, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में उनका कहना ये है कि इसहाक डार साहब ने उनकी पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और उसके नतीजे में IMF हमसे नाराज़ होगा, और IMF के नाराज़ होने की वजह से जो अगली किस्त मिलनी है उसके अंदर रुकावट पैदा हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अब पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार होता है नहीं होता, लेकिन ये जो इक़्तिदार की रस्साकशी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के अंदर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हो, इस रस्साकशी का अंजाम यकीनी तौर पर अच्छा नहीं होगा। हमें इस वक्त इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला करना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।